टू द सीएम क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम जो जीके का टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वैश्वीकरण मतलब विश्व का एक होना। क्या होता है ये वैश्वीकरण? अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादों में एकीकरण क्या हो रहा है आजकल हो रहा है, जिसके कारण एक देश दूसरे देश से अछूता नहीं है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण मतलब उनका इकट्ठा होना, कि जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय एवं स्थानीय वस्तुओं व सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होना? प्रवाह होना। प्रवाह का मतलब क्या होता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। इसका अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि एक देश की बनी हुई वस्तुओं को दूसरे देश में जाकर उनको बेचना या उसको मंडी बनाना, या दूसरे देशों के व्यापारी आकर, उनकी कंपनियां आकर यहाँ पर किसी दूसरे देश में स्थापित होना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाना या वो व्यवस्था, वो प्रवाह कई रूपों में हो सकता है। जैसे जैसे क्या है कि प्रवाह किस रूप में हो सकता है? पूंजी के रूप में भी हो सकता है, वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। कि एक जगह की बुद्धि, बुद्धि का मतलब यह है क्योंकि जो विद्वान आदमी हैं, विद्वान पुरुष हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। सेवाओं का प्रवाह भी हो सकता है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है टेक्नोलॉजी। भी एक देश में अगर किसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो उसका प्रभाव दूसरे देश में भी देखने को मिलता है। भाषा, भाषा का भी क्या होता है? आदान प्रदान होता है। संस्कृति का, विचारों का, कहने का अभिप्राय यह है कि एक देश की पूंजी, वस्तुओं, बुद्धि, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, भाषा, संस्कृति, विचारों का दूसरे देश की पूंजी, वस्तुओं, बुद्धि, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, भाषा, संस्कृति और विचारों के साथ आपस में संबंध बनाए रखना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। मतलब पूरा विश्व क्या है? एक हो गया है। किन किन माध्यमों से एक हो गया है? पूंजी है, वस्तुएं हैं अलग अलग प्रकार की, बुद्धि है, सेवाएं, प्रौद्योगिकी, भाषा, संस्कृति या विचार, इन सारे माध्यमों से क्या हो चुका है? पूरा विश्व एक हो चुका है। नेक्स्ट आगे क्या आता है? वैश्वीकरण का प्रभाव। कि आज वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। जो इसका प्रभाव है वैश्वीकरण का, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो इसके सकारात्मक प्रभाव है, मतलब इसके अनुकूल प्रभाव पड़े हैं, मतलब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़े हैं। और दूसरे कौन से? नकारात्मक, मतलब इसके प्रतिकूल प्रभाव। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभावों में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? उत्पादों की किस्मों में बढ़ोतरी। पहले क्या होता था वैश्वीकरण से पहले? कि जो प्रोडक्शन होता था उसकी जो जो किस्म होती थी वो क्या थी? वो एक सिंपल होती थी, कुछ ज़्यादा उसकी किस्में नहीं होती थी। लेकिन वैश्वीकरण होने से क्या है कि जो उत्पाद, जो प्रोडक्शन है, उसकी किस्मों में, उसकी वैरायटी में वृद्धि होना शुरू हो गया है, जिसके कारण जो ग्राहक है उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? विदेशी निवेश में वृद्धि। 1991 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश केवल कितना था? 174 करोड़ रुपए क्या था? उनके विदेशी निवेश था। लेकिन जो वैश्वीकरण जब से अपनाया है भारत ने, उस समय उसके कारण क्या है कि जो विदेशी निवेश है वर्ष 2000 में लगभग कितना हो गया? बढ़कर 9,338 करोड़ रुपए वो विदेशी निवेश हो गया है। वर्तमान में भी क्या हो रहा है? इसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? व्यापार की भागीदारी में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण भारत ने क्या किया है? वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में खूब वृद्धि की है। उसमें भारत की खूब ज़्यादा भागीदारी होने लगी है। इसका अगला सकारात्मक प्रभाव क्या है? कीमतों में कमी।
वैश्वीकरण के कारण क्या चीज़ है, जब नए नए आर्थिक सुधारों को अपनाया गया तो उस समय क्या है, उसके कारण कीमतों में भी भारी कमी होने शुरू हो गई है। अगला पॉइंट क्या है इसका, सकारात्मक, रोजगार में वृद्धि। वैश्वीकरण को अपनाने से, उदारीकरण को अपनाने से जो जो इसके कारण नई नीतियां अपनाई गई, उसके कारण भारत में रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये जो रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं वो उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए। लेकिन फिर भी इसका एक अच्छा प्रभाव है ये कि धीरे धीरे रोजगार में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब हम इसके नकारात्मक प्रभाव करेंगे कि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या हुए हैं। सबसे पहला नकारात्मक इसका प्रभाव क्या है, श्रमिकों का शोषण। इसके कारण क्या हुआ है कि वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों का शोषण हो रहा है। श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम करवाया जाता है और उनका जो वेतन है वो उन्हें कम दिया जाता है। काम तो उनसे ज़्यादा करवाया जाता है लेकिन उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है। अगला इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, कृषि क्षेत्र को कम महत्व। वैश्वीकरण के कारण जो कृषि क्षेत्र का जो महत्व है वो कम होता जा रहा है। अगला पॉइंट कौन सा है, निर्धनता का समाप्त न होना। कि वैश्वीकरण के कारण क्या है कि इसकी जो वैश्वीकरण का जो अच्छा प्रभाव देखने को मिला है वो केवल पूंजीपति लोगों को ज्यादा प्रभाव मिला है। लेकिन हालांकि इसके लिए ये तो कहा गया था कि रोजगार में वृद्धि होगी तो निर्धनता कम होगी, लेकिन जो सोचा गया था वो ऐसा नहीं हुआ, गरीबी में कोई कमी नहीं आई है। अगला इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है कि लघु उद्योगों के लिए चुनौती। कि ये इसका नकारात्मक प्रभाव ये है कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन छोटे छोटे उद्योगों के लिए वैश्वीकरण क्या है, एक चुनौती है। छोटे छोटे लघु उद्योग अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक मूल्यों में कमी। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि पश्चिमी सभ्यता का भारत में आगमन हो गया है, जिसके कारण जो नैतिक सामाजिक मूल्य भारत में पाए जाते हैं उन मूल्यों में क्या आई है, कमी आई है। वह स्टूडेंट्स, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, वैश्वीकरण की विशेषताएं। कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली इसकी फीचर क्या आती है वैश्वीकरण की, वो ये कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर होता है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उसका जो प्रोडक्शन है केवल एक क्षेत्र विशेष में नहीं होकर बल्कि पूरे विश्व स्तर पर उसका उत्पादन होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, वैश्वीकरण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण लोगों का जो सामाजिक जीवन है या लोगों का जो राजनीतिक जीवन है या लोगों का जो आर्थिक जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देशों में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है कि विभिन्न देशों के बीच में आपसी संबंध बनते हैं, अच्छे संबंध बनते हैं और पूरा विश्व एकीकरण मतलब एक साथ बड़ी तेजी से एक बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान। इस वैश्वीकरण के कारण जो इन्वेस्टमेंट है और जो टेक्नोलॉजी है, एक देश का उसका दूसरे देश के साथ क्या हो रहा है, आदान प्रदान इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में सहायक होता है। वैश्वीकरण के कारण एक इसकी विशेषता और क्या है कि इसके कारण विभिन्न देश के जो बाजार हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उनमें आपस में व्यापार चलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले वैसे तो बहुत से कारक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित कौन कर रहा है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी उसको प्रभावित कर रही है। टेक्नोलॉजी कितने प्रकार से, एक तो कौन सी है, परिवहन टेक्नोलॉजी मतलब ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी मतलब परिवहन प्रौद्योगिकी, और दूसरी कौन सी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसने तो क्या किया है, पूरे विश्व में क्रांति ला दी है। इसके एग्जाम्पल क्या लिए जा सकते हैं कि परिवहन प्रौद्योगिकी के कारण क्या हो रहा है, बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण हो रहा है। पहले विदेशों से जो चीज़ें मंगवाई जाती थी उन्हें मंगवाना बड़ा ही मुश्किल होता है और उस चीज़ को आसान बनाने के लिए उस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
इसके परिवहन प्रौद्योगिकी में आधुनिक कंटेनरों का निर्माण। आज जैसे हमारे इंडिया में कोई विदेशी कारें आती हैं या और भी कोई बड़े बड़े सामान जो ज़्यादा स्थान लेते हैं, उनके लिए क्या चाहिए, आधुनिक कंटेनरों का निर्माण करके उनके अंदर वो बड़ी बड़ी चीज़ें उनको डाली जा सकती हैं। और क्या किया है, टेक्नोलॉजी ने मालवाहक हवाई जहाज बनाए जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन क्या है, रेलवे का विस्तार भी हो रहा है। ये तो क्या हो रहा है, स्थानीय स्तर पर हो रहा है, भारत के स्तर पर हो रहा है। इस प्रकार से क्या है कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा वैश्वीकरण को प्रभावित किया है और इसके कारण दूसरे देशों से हमारे देश में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। दूसरा रूप क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज क्या चीज़ है, आज हम एक जगह पर बैठे बैठे क्या है, हमें दूसरे देश के बारे में पता चल जाता है। वो क्या चीज़ है, कंप्यूटर है, जैसे लैपटॉप है, कुछ भी आप इसके अंदर टाइप करो, आपके सामने झट से वो सामने आ जाएगा। और जो इंटरनेट है वो हाई स्पीड इंटरनेट है, 5G तक पहुंच गया है। और इस इंटरनेट के कारण जो भी चीज़ आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी दूसरे देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, तो इसके द्वारा आप वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट सेवाएं हैं, ईमेल है। जब से पहले तो हमें क्या करना पड़ता कि हफ्तों हफ्तों इंतजार करना पड़ता था भी, कोई पत्र भेजना है या तार आनी है या ऐसा, लेकिन आज इंटरनेट एक ऐसी हमारी कमजोरी बन गया है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन क्या आता है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनी। कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है कि एक ऐसी कंपनी जो क्या करती है, एक से अधिक, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, एक ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में क्या करती है, उत्पादन करती है और उसके ऊपर नियंत्रण करती है और उसके ऊपर क्या करती है, अपना स्वामित्व, मोनोपोली रखती है। मतलब क्या चीज़ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, अपने अनुसंधान केंद्रों में अपने उत्पादों को क्या करती है, डिजाइन तैयार करती है। और ये कंपनी क्या करती है, विभिन्न देशों में स्थित छोटी छोटी अपनी इकाइयों के माध्यम से क्या करती है, पुर्जों का निर्माण, छोटे छोटे पुर्जों का निर्माण करवाती है और फिर उन पुर्जों को जोड़कर उपकरण और मशीनें भी तैयार करती है। और कंपनी द्वारा जो चीज़ें उत्पादन होती हैं, इन वस्तुओं को अपने ब्रांड का नाम देकर विभिन्न देशों में स्थित अपने कॉल सेंटरों के माध्यम से उनकी बिक्री का संचालन करती है। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों और उत्पादन पर क्या करती है, नियंत्रण करती हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्या करती है, उसको सहायता करती हैं। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने प्लांट कहाँ लगाती हैं, जहां पर उन्हें क्या मिलता है, सस्ता श्रम, मतलब आसानी से उन्हें मजदूर मिल जाते हैं। और जो संसाधन है, रिसोर्सिस हैं, वो भी उन्हें बिल्कुल सस्ते रेट पर मिल जाते हैं। और ऐसे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने प्लांट लगाती है जहां पर क्या है, जो श्रम कानून है वो क्या होते हैं, काफ़ी लचीले होते हैं और जहां पर ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता भी होती है। ऐसी जगह पर बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती हैं, अपने उत्पादों को लगाती हैं, अपने प्लांट्स को लगाती हैं। अब आगे क्वेश्चन है, हम इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल क्या चीज़ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर, कई बार क्वेश्चन आता है कि वैश्विक स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी, जैसे पेप्सी है, पूरे विश्व के स्तर तक फैली हुई है। फोर्ड मोटर्स हैं जो कि अमेरिका की कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। मैकडोनल्ड हैं, ये भी कहाँ की कंपनी है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका की कंपनी है। इसके बारे में तो हमें सब पता है कि ये सारे क्या चाहिए, वैश्विक स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन यहाँ अटक जाता है, विद्यार्थी यहाँ अटक जाते हैं कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी हैं। जैसे कि कौन सी हैं, क्या है, टाटा समूह है, महिंद्रा है, एनटीपीसी और रैनबैक्सी, जो कि बहुत बड़ी क्या चीज़, दवाइयों का ये ब्रांड है रैनबैक्सी। कि इन ये सारी क्या चीज़ें भारतीय क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं, जिनके प्लांट इंडिया में तो है ही है, बाहर दूसरे देशों में भी इनके प्लांट लगे हुए हैं। और अगला कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट, नहीं माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोमैक्स। कि माइक्रोमैक्स क्या चीज़ है, ये हम कैसे, है तो भारतीय कंपनी है लेकिन ये अपने छोटे छोटे पुर्जे चाइना से मंगवाती है और उनको मंगवाकर अपने इंडिया का ब्रांड लगाकर उनको ये आगे सेल करती है। ओके वेल स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो जीके का टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास
सफाई बनाए रखें। जय हिंद।